हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, कल अपन ने बोहर मॉडल पढ़ा था। बोहर मॉडल में एटॉमिक रेडियस अपन ने कैलकुलेट कर ली थी, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी। आज अपन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट, ठीक है। अपने को पता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है ना, कोई सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व हो रहा है, तो उसके पास दो प्रकार की एनर्जी जनरेट होती है। तो अपन कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मान लो अपन ई टोटल एनर्जी मान लेते हैं, तो ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन जब भी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है या रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और अपन ने बोहर के थर्ड पोस्टुलेट पे पढ़ा है कि भाई एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? जेड स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी? जेड स्क्वायर अपॉन 2r। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। ऐसे ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये इसकी क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये कोई एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जनरेट होती है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये किस फोकस से होती है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब क्या करते हैं अपन? पुट द वैल्यू ऑफ put the value of kinetic energy and potential energy in above इक्वेशन। उस वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो E टोटल बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों रख दी, तो ई टोटल मेरे पास क्या आ जाएगी? माइनस 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये मेरे पास क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी, ई टोटल, ठीक है। अब देखो, ई टोटल आ गई। अब अपने को पता है भाई आर की वैल्यू, रेडियस आर की वैल्यू क्या आ रही थी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ये मेरे पास ई टोटल की, आर की रेडियस की वैल्यू आई थी। ये रेडियस की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं, इस आर की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं, तो मेरे पास ई टोटल क्या आ जाएगा? वो -1/2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये जो नीचे वाली टर्म आएगी वो कहाँ चले जाएगी? ऊपर चले जाएगी, इंटू 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ई टोटल, ई टोटल बराबर -4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, ई की पावर कितना हो गया? 4 हो गया, अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर और 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं? यहां तक ये हो गया। अब क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो क्या बोलेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ एच पाई एम। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ई क्या है यहाँ पर? ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन सभी की वैल्यू क्या कर दे अपन? पुट कर दें, तो ई टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू कितनी हो गई? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम स्क्वायर, अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड के अंदर आ गई। ये सारी वैल्यू पुट कर दे तो अपने पास में ई टोटल कितना आएगा? 2.18 इंटू 10⁻7 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अर्ग पर एटम। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी पहली, ठीक है। -11 अर्ग पर एटम, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं? अलग अलग एनर्जी की अलग अलग यूनिट्स होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होती है, जूल के अंदर भी होती है, ठीक है।
तो अपन उनके अंदर कैसे करेंगे, जैसे मान लो ई टोटल अपने को किस में पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वो सॉरी जूल के अंदर पूछ लिया, तो जूल में पूछ लिया तो 2.18 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया ये 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये किस में आ जाएगी, जूल पर एटम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगर ये इसको जूल अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻7 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या आ जाएगी, जूल पर एटम के अंदर अपनी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ई टोटल की बात कर रही है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आई तो कितना आएगा 13.4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर आ जाएगी। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड दे देंगे किसका, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई टोटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली अपने पास में एनर्जी की टर्म आ गई सारी की सारी। अब देखो, अब है ना, इसको अपन आर एच भी लिख सकते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, वो अपन पढ़ेंगे भाई, उसका जो पढ़ेंगे ना। ठीक है, यहां तक से क्लियर है। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में एक आता है डिफरेंस आता है। तो देखो, ई काइनेटिक का फॉर्मूला पता है, ई टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये ई टोटल हो गया। अब अपन कंपैरिजन करते हैं तीनों फॉर्मूले के अंदर, मैं एक जगह ही लिख देता हूं, फिर अपन कंपैरिजन करते हैं इन तीनों के अंदर। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो इसमें कंपैरिजन करते हैं, पहले अपन कंपैरिजन करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अपन कंपैरिजन करेंगे तो क्या नजर आ रहा है अपने को, देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस, तो अगर मेरे को काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आपस में बराबर करना है तो क्या करूंगा मैं, -2 से अगर काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एक रिलेशनशिप ये हो गया। अगर जो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कंपैरिजन करूंगा तो क्या आ जाएगा, बताओ बताओ। देखो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अंदर मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, -1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये भी जो है, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या कर दो नेगेटिव, ये काइनेटिक एनर्जी क्या कर दो नेगेटिव कर दो, एक दूसरे के बराबर हो गए। अब बचा टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखो, दोनों के दोनों, ये भी नेगेटिव होती है, ये वाली भी नेगेटिव होती है। अगर जो टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आए। तो ये रिलेशनशिप आता है, इसमें से एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभार। ठीक है, भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी टोटल एनर्जी इतनी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया, बढ़िया है। देखो, इसके बाद में ना बोहर आया था, ये तो सारा तामझाम चल रहा था। अब इसके बाद में बोहर बोहर है ना, सिर्फ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के ये कर रहा था। क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर का मान रहा था, और पार्टिकल नेचर का मानने की वजह से ही ये कर रहा था। ठीक है, सबसे बड़ा फेलियर यही था कि भाई इसने पार्टिकल नेचर माना था। इसके बाद डी ब्रोगली आया था, हाइजेनबर्ग आया था, उन्होंने उनको वेव नेचर माना था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या कहता है, जैसे मान लो ये अपने पास में कोई एटम है। ठीक है, ये एटम का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस सेल के अंदर, ये मान लो अपने पास में ई इनिशियल सेल है, और यहाँ पर ये वाला कौन सा हो गया, ई फाइनल सेल, मतलब इसकी ई इनिशियल एनर्जी होगी, इसकी ई फाइनल एनर्जी होगी। ये एन इनिशियल सेल है और ये एन फाइनल सेल है, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। कोई रेडिएशन आ रही है, लाइट आ रही है, और ये इलेक्ट्रॉन उस लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब कर कहाँ चला जाता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, हायर एनर्जी के अंदर चला गया। तो पहले इस सेल की एनर्जी कितनी थी, तो अपन ने कैलकुलेट की है भाई ई इनिशियल। ठीक है, ई इनिशियल की बात करेंगे तो आर एच की जगह मैं क्या रख दूं, मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कैलकुलेट कर ले अपन।
जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। तो ई इनिशियल मेरे पास कितना आ जाएगा? 13.6 माइनस 13.6 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। ये तो एन इनिशियल फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल की बात होगी। अगर जो एन फाइनल ई फाइनल की बात करें तो क्या आ जाएगी अपने पास में? -13.6 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। ये मेरे पास ई फाइनल की वैल्यू आ जाएगी। और अपने को पता है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो ई टोटल है वो किसके बराबर होगी? किसके? डेल्टा ई है, डेल्टा ई है, वो किसके बराबर हो गया? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल के बराबर हो गया। तो ई फाइनल, फाइनल कितने अपने पास में? -13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस, फिर -13.6 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आई। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 13.6 एन फाइनल का स्क्वायर। तो डेल्टा ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, कॉमन ले लो, 13.6 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। यहाँ पर जो 13.6 है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? आर एच के अंदर। तो आर एच इक्वल टू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। तो ये अपने पास में एक टोटल एनर्जी कैलकुलेट होके आ गई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ये आ गया। अब अपने को पता है कि भाई इसके बाद में अपन ने एक थ्योरी लिखी थी। अपन ने बोला था कि डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू, प्लांक क्वांटम थ्योरी, एच म्यू के बराबर होती है। अगर ये फ्रीक्वेंसी पूछ ले अपने को तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा ई अपॉन एच। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख दो डेल्टा ई की, तो कितना हो जाएगा? आर एच अपॉन एच 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। ये पास मेरे पास वैल्यू आई। ये मेरे को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवा देते हैं इससे। अगर ये अपने को इससे वेवलेंथ कैलकुलेट करवा दे, क्या अपन वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इससे? जरूर कैलकुलेट कर। अब देखो अपने को पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा होता है। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या हो गया? म्यू अपॉन सी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगी? आर एच अपॉन एच सी 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी कैलकुलेट हो जाएगी? वेवलेंथ वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखो 1 अपॉन लेमडा होता है, तो वेव नंबर भी क्या होता है? म्यू बार कितना होता है? 1 अपॉन लेमडा होता है। तो म्यू बार बराबर भी क्या हो जाएगा? आर एच अपॉन एच सी 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। ये किसका क्या आ जाएगी? इसका वेव नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो इससे क्या क्या कैलकुलेट हो गया तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई, ठीक है, वेवलेंथ भी कैलकुलेट हो गई और वेव नंबर भी कैलकुलेट हो गई। तो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक हो, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें देखना एक बार। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताएंगे भाई, थोड़ा सा इंतजार करो। अभी क्या है, थोड़ा सा बचा हुआ है लाइमन और अभी थोड़े स्पेक्ट्रम लाइन बची हुई है, स्पेक्ट्रम लाइन बनाते हैं अपन, उसके बाद में एक क्वेश्चन करते हैं आराम से। देखो ये सारा तामझाम सब कुछ हो गया, उसके बाद में देखना अलग अलग सेल के अंदर लाइन स्पेक्ट्रा देखना है अपने को। तो लाइन स्पेक्ट्रा बनाते हैं अपन, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग सीरीज दी गई, लाइमन दिया गया, बामर दिया गया, पास्चन दिया गया। तो जो पहली वाली सीरीज है वो कौन सी होगी? लाइमर हो गई ये, बामर हो गई ये, ठीक है, पास्चन हो गई ये, हो गई ब्रैकेट, हो गई ये, हो गई फुंड, हो गई, और ये लास्ट में हम्प्टी हो गई। ठीक है, ये सारे सारे हम्प्टी। ठीक है, ये वेब सीरीज होगी। अब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल
और 6 सेल एक और बना देते हैं अपन, ठीक है, n इक्वल टू 7 सेल। अब क्या होता है कि लाइमन कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर जाता है तो वापस वह अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है। मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 7 सेल के अंदर गया तो वहां से एक्साइट डी एक्साइट होकर कहाँ आएगा, फर्स्ट के अंदर आएगा। ऐसे यहां से एक्साइट होकर कहाँ आएगा, फर्स्ट के अंदर आएगा। 5 से भी कहाँ आएगा, फर्स्ट के अंदर आएगा। 4 से भी फर्स्ट के अंदर आएगा। थर्ड से भी फर्स्ट के अंदर, सेकंड से भी फर्स्ट के अंदर। ये तो बोला लाइमन ने। तो लाइमन बोला तो यहाँ पर एन इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और एन फाइनल की वैल्यू कितनी होगी, 2 3 4 डैश 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 चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में कौन आता है, बामर आता है। तो बामर क्या कहता है कि ये जो है ये N7 से अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप हो जाए, सेकंड सेल के अंदर। 6 से भी कहाँ आ जाए, सेकंड में। 5th से भी सेकंड में। 4th से भी सेकंड में। और थर्ड से भी सेकंड में। तो बामर के लिए एन इनिशियल कितना हो गया, सेकंड हो गया। एन फाइनल कितना हो गया, 3 4 5 डैश डैश चलता रहेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद में पास्ट चेन बात आते हैं। पास्ट चेन बोलता है 7 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, थर्ड में आएगा। 6 से भी कहाँ आएगा, थर्ड के अंदर आएगा। 4 से भी थर्ड। और ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एन इनिशियल की वैल्यू कितनी हो गई, थर्ड हो गई। एन फाइनल की वैल्यू कितनी होगी, 4 5 6 डैश डैश डैश। ठीक है, इसके बाद है ब्रैकेट। ब्रैकेट की बात करेंगे तो ब्रैकेट में 7 से कहाँ आएगी, फोर्थ के अंदर। 5th से भी फोर्थ के अंदर। और 6 से भी फोर्थ के अंदर। तो यहाँ पर एन इनिशियल कितना हो गया, 4 आ गया। एन फाइनल कितना हो गया, 5 6 7 डैश डैश। ठीक है, अब इसके बाद है फुंड आता है। फुंड कहता है इलेक्ट्रॉन का आएगा 7 से और 6 से। तो एन इनिशियल कितना हो गया, 5 हो गया। और एन फाइनल कितना हो गया इसका, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। जितने भी आएंगे वो चलते रहेंगे। इसके बाद हम्प्टी आता था। हम्प्टी बोलता है 7 से इलेक्ट्रॉन का आएगा, 6 में आएगा। तो एन इनिशियल कितना हो गया इसका, 6 हो गया। और एन फाइनल कितना हो गया, 7 8 डैश डैश जो भी है इसमें होता रहेगा। अब देख दीजिए, जो लाइमन सीरीज होती है ना, ये अल्ट्रा वोलेट रीजन के अंदर होती है। अल्ट्रा वोलेट रीजन में होती है। ठीक है, जो बामर होती है वो विजिबल रीजन के अंदर होती है। विजिबल रीजन के अंदर होती है। ये जो बाकी की बची हुई है तीनों की तीनों, ये होती है इंफ्रारेड। इंफ्रा रेड रीजन के अंदर होती है। ठीक है, तो ये रीजन भी पूछ लेता है। तो देखो लाइमन के लिए एन इनिशियल हमेशा 1 रहेगा, बामर के लिए एन इनिशियल हमेशा 2 रहेगा, थर्ड रहेगा 4। ठीक है, तो एन इनिशियल की वैल्यू फिक्स है लेकिन एन फाइनल की वैल्यू क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब अपन ने ये जो फॉर्मूला बनाया है ई टोटल का, काइनेटिक इसके एनर्जी का, कि भाई रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो n इनिशियल है वो हमेशा क्या रहेगा, अपने को गिवन रहेगा। भाई बता देगा भाई थर्ड सीरीज से कहाँ ट्रांजिशन आ रहा है, बामर के अंदर आ रहा है। तो पहला कौन सा होगा, n फाइनल की वैल्यू कौन सी होगी, थर्ड हो गई। n इनिशियल की वैल्यू क्या हो गई, बामर बोला है तो n इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, सेकंड होगी। ठीक है, यहां तक समझ में। अब देखो, देख चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है। ये यहाँ पर जो आएगा ना, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, सेल प्रेजेंट होता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्साइट होकर जब वापस डी एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ रहा है तो किस प्रकार की लाइट को इमिट कर रहा है। तो यहाँ पे अल्ट्रावोलेट लाइट, मतलब उसकी वेवलेंथ से रिलेटेड लाइट रिलीज करेगा, यहाँ पर विजिबल रीजन की करेगा। और यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन की क्या करेगा, लाइट रिलीज करेगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं अपन। इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखो, इसके बाद में अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। भाई न्यूमेरिकल इसमें सिंपल सा आता है भाई, ज्यादा टफ नहीं आता है ना। देखो न्यूमेरिकल आ जाए अपने पास में कि भाई कैलकुलेट द, साथ साथ में नोट करते हुए लिखना, मैं आपको बोल देता हूं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन emit when electron in hydrogen atom jump from third orbital to the ground state, in which region of the emission spectra will be lying। अब क्या बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, थर्ड सेल से कहां आ रहा है, ग्राउंड के अंदर आ रहा है। तो एन इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एन फाइनल की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी।
तो सबसे पहले अपना काम क्या है, एनर्जी कैलकुलेट करना। तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं अपन, ई टी इक्वल टू आर एच 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ पर ई टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, आर एच, एन इनिशियल कितना हो गया 1 का स्क्वायर, एन फाइनल कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो ई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच 1 इनिशियल का 1 माइनस 1/9, एलसीएम ले लो कितना आएगा 9 आएगा। आर एच इक्वल आर एच, देखो माइनस की वैल्यू आएगी या प्लस की, छोड़ो प्लस की आएगी 8/9। ये मेरे पास में ई टोटल आया, ठीक है, क्या आ गया मेरे पास में ई टोटल आ गया। अब देखो आर एच की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अगर जो अपन वेवलेंथ में, अगर जो वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो 1/λ क्या हो गया अपने पास में, आर एच अपॉन एच सी 8/9। इसकी जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करके वो कितनी होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ से वेवलेंथ क्या हो जाएगी अपनी, कैलकुलेट हो जाएगी। वेवलेंथ जैसे आ जाएगी तो अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, म्यू फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वेव नंबर की भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी साथ में। और फ्रीक्वेंसी म्यू बोला है तो क्या हो जाएगा एच सी एच अपॉन लेमडा। तो वेवलेंथ आ जाएगा, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे अपन, लेमडा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसके बाद में है ना बोहर की आती है लिमिटेशंस आती है, इस प्रकार से छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे जो आप मेरे को पता है कर लोगे बड़ी आसानी से, ठीक है। अब इसके बाद में आती है लिमिटेशंस आती है। अब देखो भाई बहुत सारे, भाई इसने बहुत अच्छा काम किया था, बोहर ने बहुत ही बढ़िया काम किया था। इन्होंने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं फिक्स एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ये चीजें तो बोल दी थी इन्होंने, अपन ने जो पढ़ भी लिया। लेकिन इसका फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर ये करके आया क्योंकि इसने पार्टिकल नेचर माना था। क्या माना था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर माना था। और साथ में बोला कि भाई इन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है तो एक फिक्स एनर्जी और एनर्जी लेवल के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व या घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज यहाँ थे। अब इसके बाद में इन्होंने ना इसकी लिमिटेशंस आती है भाई, जिसके अंदर इनके फेल कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम कंसिस्ट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। देखो बोहर ने सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये दिया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज पर ये एप्लीकेबल था। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे क्या हो गया था, ये फेल हो गया था, ठीक है। इसके बारे में ये जो फाइन स्पेक्ट्रा थी हाइड्रोजन एटम की, उसको समझाने में क्या रहा था, असफल रहा था। ये ना तो जीमानी इफेक्ट को समझा पाया, ना स्टार्क इफेक्ट को समझा पाया, ठीक है। ये जो हाइजेनबर्ग ने दिया था, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली ने जो सिद्धांत थ्योरी दी थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने दोनों ने ही वेव नेचर माना इलेक्ट्रॉन का, और वेव नेचर मानते ही इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो कैसा हो गया, अनडिफरेंशिएट हो गया। क्योंकि वेव नेचर ये ने तो ये पाथ माना था, जैसी वेव नेचर आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो वेव लाइक इस प्रकार से हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो फिक्स नहीं है भाई, फिक्स सर्कुलर नहीं है, ठीक है। यहां तक तुम लोगों को समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन वेव क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपने को क्या क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो उसके अंदर दो ही पोस्ट थ्योरी आती है, एक तो डी ब्रोगली आती है और एक अपना क्या आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो भाई वीडियो को पूरा देखा करो एक तो, ठीक है, और लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। और जो भी कोई समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी को कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है ना। धन्यवाद।